बीजेपी हर 6 मंथ में पब्लिक की आवाज को दबाने के लिए एक नया नौटंकी शुरू करता है। सरकार ने इससे पहले जीएसटी, नोटबंदी, इलेक्टोरल बॉन्ड और ऐसे कितने कानून अपने फायदे के लिए लाए और इस बार सरकार फिर से विकास के नाम पे पब्लिक के पावर को कम करने के लिए एक नया नौटंकी शुरू किया है जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। अरे हमको क्या मिलेगा? ये भारत की जरूरत है। इसमें आपत्ति क्या है? एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक मतदाता सूची होनी चाहिए। ये चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। इस बार सरकार संविधान के आर्टिकल 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया आर्टिकल जोड़ने की भी तैयारी कर रहा है। सरकार का कहना है कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है जिसकी वजह से देश को लॉस हो रहा है, इसलिए हम एक राष्ट्र एक चुनाव चाहते हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन की और समझेंगे कि हमारे मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा है और अगर बीजेपी किसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में सफल हो जाता है तो एक आम इंसान के वोट के पावर की कैसे धज्जियां उड़ने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए सरकार इसी कार्यकाल में इससे जुड़ा हुआ बिल ला सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन। Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. तो देखिए, देश का संविधान बनने के बाद आर्टिकल 83 में संसद के सदन के कार्यकाल के बारे में बताया गया है जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए तय किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 172 में विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया है और इसमें भी विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल के लिए तय किया है और इन्हीं दोनों आर्टिकल के थ्रू लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने के बाद देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री 5 साल के लिए सरकार चलाते हैं। लेकिन अगर इन 5 साल के बीच में ही अगर किसी कारण से लोकसभा या किसी राज्य के विधानसभा में सरकार गिर जाता है या लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाता है तो जो भंग हुआ है उसमें फिर से चुनाव कराने के बाद लोकसभा और राज्य में विधानसभा के अगले चुनाव के टाइमिंग में डिफरेंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2029 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ में हुआ और इन दोनों का कार्यकाल 5 साल बाद 2034 में खत्म होगा। लेकिन इस बीच अगर किसी कारण से 1, 2 या 3 साल के भीतर ही किसी राज्य में सरकार गिर जाता है तो फिर से उस राज्य में विधानसभा का चुनाव कराने के बाद तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगा। अगर सरकार 1 साल में ही गिर जाता है तो यहाँ पे अगला चुनाव 2035 में होगा, 2 साल में गिर जाता है तो 2036 में होगा, 3 साल में गिर जाता है तो अगला चुनाव 2037 में होगा। और ऐसे ही अभी तक हमारे देश में चुनाव हो रहा है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 83 और 172 में चुनाव होने के बाद दोनों का कार्यकाल 5 साल के लिए तय है और बीजेपी अभी इन्हीं दोनों आर्टिकल में बदलाव करके चुनाव के टाइमिंग को एक करना चाहता है। तो देखिए, बीजेपी का इसमें प्लान है कि चुनाव होने के बाद अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो जाता है या सरकार गिर जाता है तो ये जो सरकार बना था तो इसके सरकार चलाने के बाद जो टाइम 5 साल पूरा करने में बच गया है सिर्फ उस टाइम के लिए सरकार बने। कहने का मतलब है कि अगर 2029 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है और इन दोनों का टाइमिंग 5 साल बाद 2034 में खत्म होगा, लेकिन इस बीच अगर किसी राज्य की सरकार 3 साल में ही गिर जाता है तो ये जो 2 साल की टाइमिंग बच गया है बस इस टाइमिंग के लिए ही अगला सरकार बने। उसके बाद फिर से पूरे देश में 2034 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हो। तो भाई अभी मैंने जो लोकसभा और विधानसभा के भंग होने का एग्जाम्पल देके चुनाव के टाइमिंग में जो बदलाव आने की कहानी सुनाया है, पहले उसको एक्चुअल में समझते हैं कि आजादी के बाद कैसे नेताओं ने अपने अपने फायदे के लिए लोकसभा और विधानसभा को भंग किया। उसके बाद अभी जो करंट में चल रहा है उस पर बात करेंगे। तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होने के बाद पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951 से 52 के बीच में हुआ था और उस टाइम पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ में ही होता था और ये प्रोसेस 1952 के बाद 1957, 1962 और इसके बाद 1967 तक फॉलो हुआ। लेकिन जस्ट इसके 1 साल बाद जून 1968 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा भंग हो गया। दरअसल भाई उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के सीएम ब्रह्मानंद रेड्डी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से विधानसभा भंग हो गया। और ठीक इसके लगभग 1 साल बाद फरवरी या जून के मंथ में बिहार विधानसभा भी भंग हो जाता है। ये इसका आर्टिकल है जिसके हिसाब से 26 फरवरी का डेट है और ये चैट जीपीटी का आर्टिकल है जिसमें 16 जून 1969 को भंग होने का डेट बता रहा है। अब किसका आर्टिकल सही है ये तो पता नहीं, लेकिन 1969 में
में बिहार विधानसभा भी भंग हो गया था। और इसके भंग होने के पीछे का कारण था कि सीएम बनने के चक्कर में आपस में ही पार्टियां लड़ रहे थे। और उसी टाइम पे यानी कि 1969 में गुजरात के जो सीएम थे चिमन भाई पटेल, उन पर भी घोटाले का आरोप लगने के बाद उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और गुजरात में भी विधानसभा भंग हो जाता है। और जस्ट इसके एक साल बाद कांग्रेस के बीच में भी बगावत होने के कारण इंदिरा गांधी को भी 1970 में लोकसभा भंग करना पड़ता है। तो भाई हम थोड़ा सा वेट करके समझ लेते हैं कि 1970 में इंदिरा गांधी को लोकसभा भंग क्यों करना पड़ा। तो देखिए, आजादी के बाद से 15 अगस्त 1947 से 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन 27 मई 1964 को हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाता है। और इनके गुजरने के बाद पीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस के अंदर मतभेद होना शुरू हो जाता है। और इनके डेथ के बाद 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो जाता है। और इसके बाद बाकी बचे 1 से 1.5 साल के लिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से 1969 में इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी का विरोध करने वाले 31 सांसदों के साथ मिलकर एक संगठन बना लेते हैं। और इस विवाद के बाद कांग्रेस का 2 भाग में डिवाइड होने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार कमजोर पड़ जाता है। इनको किसी भी बड़े फैसले को लागू करने में प्रॉब्लम होने लगता है। और फिर इन्होंने भी 15 महीने पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया। इन्होंने 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग किया था। और आजादी के बाद लगभग 20 साल तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ में हुआ। और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा भंग होने के कारण चुनाव का डेट आगे पीछे हो गया। और 1971 से हमारे देश में ऐसे ही चुनाव हो रहा है। हालांकि चुनाव को फिर से एक साथ कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत बार सिफारिश किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसके बाद विधि आयोग ने भी 1999 में एक साथ चुनाव कराने का सिफारिश किया। इसके अलावा 2015 में डॉक्टर EM सुदर्शन की अध्यक्षता में भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने के लिए कमेटी बनाया गया था, लेकिन इस टाइम तक में भी कुछ होता नहीं है। और फिर आता है साल 2018 और साल 2018 में भी लॉ कमीशन एक साथ चुनाव कराने के लिए सारे राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन इस बीच में भी बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को इग्नोर कर दिया। लेकिन जस्ट इसके एक साल बाद यानी कि 2019 में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बीजेपी दिमाग लगाना शुरू कर देता है। हालांकि 2019 के बाद में भी बीजेपी 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर उतना सीरियस नहीं था जितना कि 2023 में हुआ। सितंबर 2023 में सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम करने के लिए 8 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं, जिसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी और ये 5 शामिल थे। और इस समिति को लीड करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इस समिति में अधीर रंजन चौधरी को छोड़ के सब सरकार के ही सपोर्ट में थे और सरकार के हिसाब से ही काम करने वाले थे। तो इन्होंने अपने आप को इस समिति से बाहर रखा। और फिर बाकी बचे इन 7 लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर 191 दिन काम करने के बाद फाइनली 14 मार्च 2024 को अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया। देखिए, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इन्होंने 7 देशों के इलेक्शन कराने के प्रोसेस को समझाया, जिसमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान शामिल है। इसके अलावा इन्होंने स्टेक होल्डर और देश के एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद अपना रिपोर्ट सौंपा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाने के लिए कमेटी ने 5 बड़े बदलाव करने की सिफारिश किया है। फर्स्ट में इसमें सभी राज्य के विधानसभा के कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाने की सिफारिश किया है। यानी कि देश के जिस राज्य में भी 2029 से पहले विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा होगा, उसको 2029 तक बढ़ाने की बात कहा है। सेकेंड में सरकार बनने के कुछ सालों बाद अगर सरकार गिर जाता है तो सिर्फ बाकी बचे टाइम के लिए ही सरकार बनेगा। जैसे अभी होता है ना कि अगर किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार बनता है तो सरकार बनने के बाद वो 5 साल तक शासन करता है, लेकिन अगर इस बीच में सरकार गिर जाता है तो फिर से जो पार्टी सरकार बनाता है वो फिर से 5 साल तक शासन करता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, ये जो सरकार बनेगा सिर्फ बाकी बचे समय के लिए बनेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, थर्ड में 1 नेशन 1 इलेक्शन के थ्रू 2 चरण में चुनाव कराने का प्लान है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा और फिर इस चुनाव के 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में लोकल बॉडी का चुनाव होगा। लोकल बॉडी कहने का मतलब है कि नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव होता है, या पंचायत सचिव, मुखिया, वार्ड,
वार्ड इन सब का चुनाव होगा और इसके लिए संविधान के 3 आर्टिकल में संशोधन और एक एक्स्ट्रा आर्टिकल जोड़ने की सिफारिश किया है। इसके बाद 4th में भाई इसकी सिफारिश किया है, आप देख लेना। और 5 में ये है। और अभी इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के इम्प्लीमेंट के लिए संसद में 129वां संविधान संशोधन बिल लेके आया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। दरअसल भाई इस बिल को 26 दिसंबर 2024 को संसद में वोटिंग के लिए लाया था और उस दिन संसद में 461 सांसद वोटिंग के लिए प्रेजेंट थे। और आपको पता होगा ही कि संविधान संशोधन के लिए उस टाइम पे जितने सांसद संसद में उपस्थित रहता है उसके टोटल का 2/3 वोट लाना पड़ता है, तभी बिल पास होता है। और इसके अकॉर्डिंग बीजेपी को 306 वोट अपने सपोर्ट में लाना था, लेकिन इस बिल के सपोर्ट में बीजेपी को 269 वोट ही मिला और 198 सांसदों ने इस बिल का विरोध कर दिया, जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो सका और बीजेपी को इससे थोड़ा सा झटका लग गया। इसके अलावा जिस दिन वोटिंग होने वाला था उस दिन बीजेपी के 20 सांसद संसद में पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से बीजेपी का माथा और भी खराब है। हालांकि अभी ये बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है, लेकिन फिर से बीजेपी इस बिल को लाने की तैयारी कर रहा है। तो भाई अब आपका क्वेश्चन होगा कि चुनाव तो अलग अलग हो ही रहा है, सरकार को तो दाल भात सब्जी खाने को मिल ही रहा है, तो फिर पूरे देश में एक साथ चुनाव करा के सरकार खिचड़ी क्यों बनाना चाहता है? तो देखिए इस पर सरकार का कहना है कि खिचड़ी बनाने से चुनाव में जो पैसा खर्च हो रहा है वो खर्च कम होगा। इलेक्शन के दौरान जो हमें बार बार सरकारी कर्मचारी और पुलिस की तैनाती करनी पड़ती है, इससे हमें छुटकारा मिलेगा। नेता और इलेक्शन कमीशन जो पूरे साल चुनाव के काम में बिजी रहते हैं, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, जिसकी वजह से चुनाव के समय में आचार संहिता लग जाता है और आचार संहिता लग जाने के बाद हम राज्य के विकास के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, कोई पॉलिसी या कोई योजना नहीं ला पाते हैं और देश में विकास का काम रुक जाता है। बीजेपी कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है, आप ये सोच के देखिए कि चुनाव जीतने के बाद पूरे 4 साल 10 मंथ तक सरकार के पास देश के विकास के लिए काम करने का मौका मिलता है, लेकिन इस बीच में ये देश और राज्य के विकास की बात ना करके पब्लिक को हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पे उलझाने का काम करते हैं। और चुनाव के दौरान जो 1 मंथ या 2 मंथ के लिए आचार संहिता लग जाने के कारण सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाता है, तो इस टाइम पे सरकार अब देश का विकास करने की बात कर रहा है। तो ऐसे में सरकार को आचार संहिता में बदलाव करना चाहिए ताकि ये पूरे 5 साल तक देश और राज्य का विकास करता रहे। लेकिन सरकार आचार संहिता में बदलाव ना करके ये पूरे चुनाव के प्रोसेस को ही बदलना चाहते हैं। दरअसल भाई सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव देश के विकास के लिए नहीं बल्कि 2019 से 2024 के बीच में सरकार ने चुनाव के दौरान जो प्रॉब्लम फेस किया है उसके सॉल्यूशन के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव करवाना चाहता है। देखिए बीजेपी को फर्स्ट में ये समझ में आ गया है कि पब्लिक को 2-3 बार अलग अलग मुद्दों में उलझा के बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हर बार हिंदू मुस्लिम जाति धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं है। और अभी 2024 में आपने देखा ही होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जीतने के लिए बीजेपी ने कितने हाथ पैर मारे, लोगों को बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी चुनाव हार गया। उसके बाद अभी जो हर राज्य में छोटी छोटी पार्टियां बन रहा है वो भी अलग अलग चुनाव होने की वजह से वोटिंग को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। अभी आपने देखा होगा झारखंड में कैसे जयराम महतो ने 10 से 15 सीट की वोटिंग को प्रभावित कर दिया। इसके अलावा अभी सरकार के ऊपर हमेशा ही किसी न किसी राज्य में चुनाव हारने या जीतने का डर बना ही रहता है, जिसकी वजह से सरकार ना चाहते हुए भी इनको जनता के बीच में बार बार जाना पड़ता है। इसलिए सरकार एक साथ चुनाव करा के पूरे 5 साल तक आराम से रिलैक्स होना चाहता है। लेकिन अगर देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ में होता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान पब्लिक को होने वाला है। देखिए हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं। किसी राज्य में अपनी संस्कृति को बचाने का मुद्दा है, किसी राज्य में अपने राज्य से बाहरियों को निकालने का मुद्दा है, किसी राज्य में अलग राज्य बनाने का मुद्दा है और ऐसे ढेरों मुद्दे हैं जिसको पूरा करने के वादे पर राज्य में सरकार बनता है। लेकिन अगर देश और राज्य में एक साथ चुनाव होता है तो राज्य लेवल के मुद्दे देश के मुद्दों के नीचे दब कर रह जाएगा, लोकल मुद्दों की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। उसके बाद चुनाव के दौरान धांधली और भी बढ़ेगा। लेकिन इस बात का
इसका भनक शायद किसी को लगेगा भी नहीं, क्योंकि अभी हर साल चुनाव होता है तो किसी न किसी राज्य में धांधली करते समय चूक हो जाता है, तो ये बात पब्लिक में आ जाता है। लेकिन जब पूरे देश में 5 साल के लिए सिर्फ एक बार चुनाव होगा तो नेता अपने फायदे के लिए स्मार्ट तरीके से चोरी चकारी करेंगे, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार ही तो बड़ा दाव खेलना है। उसके बाद 5 साल तक आराम से रिलैक्स करेंगे। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने के बाद पब्लिक को बेवकूफ बनाना और भी आसान होगा, क्योंकि 5 साल में सिर्फ एक बार ही तो उल्टा पुल्टा बोल के पब्लिक को समझाना है। इस बीच ये पब्लिक को अपने झांसे में लेने के लिए जी जान लगा देंगे। उसके बाद अभी अलग अलग चुनाव होता है तो हमें नेताओं के ऊपर भड़ास निकालने का मौका भी मिल जाता है। जैसे अभी सेंट्रल में मोदी जी है और ये वादे के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो जब भी हमारे स्टेट में चुनाव होता है तो हम इनको वोट नहीं करते हैं। लेकिन जब एक साथ चुनाव होगा तो सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही एक साथ आएंगे और एक साथ जाएंगे। इसके अलावा अभी अलग अलग चुनाव होता है तो हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव हारने का डर बना रहने के बावजूद भी नेता 5 साल में सिर्फ एक बार दर्शन देते हैं। और अगर एक साथ चुनाव हो गया तो उसके बाद लोग आंदोलन करते करते मर भी जाएंगे ना, तो भी नेता दिखने वाले नहीं है। भाई जय हिंद भारत।